दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। बता दो दोस्तों, हमास और इजराइल की डील के बीच में हमास का ख़तरनाक प्लान। हमास बोला 4 दिन नहीं बल्कि 23 दिन तक खिंचेगा अब ये युद्ध विराम। बताएंगे आखिरकार कैसे दोस्तों घुटनों पर आ गया इजराइल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का, आपको बताते चले एक और जो है ज़बरदस्त हमला बीजेपी के ऊपर। राहुल गांधी बोले जेब कतरे, प्रधानमंत्री के ऊपर फिर से राहुल गांधी हुए फायर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तुर्की ने दिखाए तेवर। तुर्की बोला इजराइल झेल नहीं पाएगा मुस्लिम देशों का गुस्सा। बताएंगे आखिरकार कैसे लगातार जो है मुस्लिम देश भारी पड़ रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री ने की भविष्यवाणी कि गहलोत सरकार दोबारा नहीं बन पाएगी, तो प्रियंका गांधी ने भी कर दी भविष्यवाणी। प्रियंका बोली अगर प्रधानमंत्री ऐसे ही चलते रहे तो कहीं पर भी बीजेपी नहीं बचेगी और देश की सारी संपत्ति अडानी और अंबानी के पास होंगी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले विदेशी अखबारों ने छाप दिया हार गया इजराइल, घुटनों पे आया। कैसे आखिरकार दोस्तों हमास ने ये जंग जीत ली। हमें तो पता ही था दोस्तों कि हमास की डील मानना ही पड़ेगी इजराइल को। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं फिलहाल इस बार 40 सीटें जीतकर अखिलेश यादव बनेंगे देश के पीएम। राम गोपाल यादव का बड़ा बयान। बताएंगे आखिरकार क्यों बता दिया है अखिलेश को देश का अगला पीएम। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का आपको बताते चले दोस्तों, जो है यहाँ पर अजहरुद्दीन के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले वो एक फेलियर पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन में पास नहीं है। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अगर वर्ल्ड कप जीत जाते तो प्रधानमंत्री सारा क्रेडिट खुद ले लेते, प्रियंका गांधी हुई जमकर फायर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले हमास के आगे इजराइल ने क्यों टेके घुटने और क्यों अब युद्ध विराम बढ़ने की भी बात चल रही है। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जो है यहाँ पर जमकर झटका लगा इजराइल को दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले इजराइल ने हार मान ली है और 4 दिन का युद्ध विराम लग गया। दरअसल आपको बताते चले हमास और इजराइल की डील में दोस्तों पूरी तरीके से पस्त हो गया है इजराइल को हमास की सारी शर्तें मानना ही पड़ी। इससे पहले इजराइल ने हमास के सामने कई शर्तें रखी थी जो कि हमास ने पहले मानने को मना कर दिया था, वरना पहले ही युद्ध विराम लग जाता। इसीलिए दोस्तों आपको बताते चले हमास की सारी शर्तें इजराइल को मानना ही पड़ी। अब आपको बताते चले 4 दिन का युद्ध विराम लगा है। इस युद्ध विराम के दौरान जो है 4 दिन के अंदर हमास जो है वो इजराइल के 50 नागरिकों को छोड़ेगा, जिन लोगों को उसने 240 लोगों को बंधक बनाकर रखा है उसमें से आपको बताते चले 50 लोगों को रिहा किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है फिलहाल इजराइल की तरफ से कि जिन लोगों को रखा गया है उनके लिए हम अवधि बढ़ा भी सकते हैं। कहा जा रहा है वैसे तो युद्ध विराम 4 दिन को लगा है, लेकिन ये 23 दिन भी हो सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, अब हमास को हराना इजराइल के लिए नामुमकिन ही समझिए, क्योंकि इजराइल जो है दोस्तों उसने ये टाइम देकर हमास को एक बूस्टर डोज दे दिया है। आप भी समझ सकते हैं कि हमास के जो लड़ाके और जो हेड हैं वो अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंच जाएंगे सुरक्षित, और वो अब अपनी वापस कहीं की ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां से वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। इसीलिए आपको बड़े विश्लेषकों ने ये भविष्यवाणी की है कि अब हमास को हराना इजराइल के बस की बात नहीं रह जाएगी, खास करके इस युद्ध विराम के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले फिलहाल जेब कत रहे हैं ये लोग, प्रधानमंत्री लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं। राहुल ने फिर से एक बार तहलका मचा दिया है। आपको बताते चलें अभी राहुल गांधी ने जो है पनौती बोल दिया था
अब उसके बाद राहुल गांधी का ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसमें राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री जेब कतरे हैं, वो लोगों की जेब काटते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल हमारे देश के नरेंद्र मोदी गरीबों की जेब काट कर अडानी की जेब में पैसा डाल रहे हैं। आपको बता दें, वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये बहुत ही गलत बात है जिस तरीके से जनता के पैसे को लूटा जा रहा है, और ख़ास करके दोस्तों इस पैसे को वो किए जा रहा है दोस्तों बर्बाद। उसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि जनता का पैसा किस तरीके से डूबने का काम हो रहा है। यही नहीं दोस्तों, ये सवाल तो खैर हमेशा ही उठता रहता है सरकार के ऊपर कि आखिरकार ये जो नीतियां हैं सरकार की, ये किस तरीके की है। लेकिन सवाल सिर्फ ये भी नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि राहुल गांधी यूँ कह रहे हैं कि गरीबों का पैसा जो है वो अमीरों की जेब में जा रहा है। आप देखिए, हर चीज़ में जीएसटी लग जाती है, हर चीज़ में जो टैक्स भरना पड़ता है। एक छोटा साबुन लोगे 10 रुपये का, उसमें भी 2 रुपये टैक्स लग गया। इसी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर मोर्चा खोला। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल आदिवासी, पिछड़े, दलितों को छोड़कर प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों ख्याल किसका रख रहे हैं, अंबानी और अडानी का। इससे एक चीज़ तो साबित है कि अंबानी और अडानी के दोस्तों फ़ायदे हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, ये लोग जो इस वक्त उसकी बातें कर रहे हैं दोस्तों राजनीति की, लेकिन इस वक्त फ़ायदा किसका हो रहा है ये सब देख रहे हैं। अंबानी और अडानी जैसे लोग दोस्तों जो है यहाँ पर आराम से मज़े में हैं, और जो गरीब हैं उनको पूरी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। फ़िलहाल एक बार फिर से जो है पूरी तरीके से बेजार हुआ इज़राइल के सामने दोस्तों हमास क्यों पड़ा भारी। आपको बताते चले, जो राजनीति विश्लेषक होते हैं उन्होंने बता दिया कि हमास की हो गई जीत, अखबारों में भी छपा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, डील करने को मजबूर होना ही पड़ा इज़राइल को, क्योंकि इज़राइल के 240 नागरिक जो हैं दोस्तों वो हमास के पास कैद हैं। ऐसे में उनको छुड़ाने के लिए आपको बताते चले इज़राइल ने डील कर ली है 4 दिन की युद्ध विराम की, जिसको लेकर जो बाइडन ने भी धन्यवाद बोला है इज़राइल को। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, बात यह है कि 4 दिन के अंदर हमास जो है वो 50 नागरिकों को छोड़ेगा इज़राइल के। लेकिन दोस्तों माना जा रहा है कि ये 23 दिन तक चल सकता है, ये लंबा युद्ध विराम, मतलब 23 दिन तक कोई वो नहीं हो सकता है, हमला हो सकता है 4 दिन के बजाय 23 दिन हो जाए और 23 दिन तक कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अब जो विश्लेषक हैं उन्होंने ये लिख दिया पेपरों में कि हमास की जीत हो गई, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो हमास के इस ख़तरे, इस अटैक के बारे में इज़राइल की बड़ी बड़ी जासूसी कंपनियों तक को नहीं पता था कि हमास कुछ ऐसा प्लान कर रहा है और वो ऐसा हमला करने वाला है। इस चीज़ के बारे में किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई थी, और हमास ने एकदम दोस्तों हमला कर दिया था इज़राइल पे, जिसके बाद इज़राइल में तबाही मच गई थी। जैसे ही हमला हुआ था इज़राइल ने भी अपनी तोपों के मुंह जो है वो हमास की तरफ मोड़ दिए थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, बात यह है कि हमास की इतनी बड़ी जीत हो गई इज़राइल के सामने। हमने पहले भी कहा था कि हमास भारी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो फ़िलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। फ़िलिस्तीन के लोगों ने, बेचारों ने किसी का क्या बिगाड़ा है, उन मासूमों को मारा जाता है, उन्हें बंधक बनाया जाता है, मस्जिदों पर हमले होते हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुका है इज़राइल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। प्रियंका बोली अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती तो प्रधानमंत्री इसका भी सारा क्रेडिट और श्रेय अपने ऊपर ले लेते। यानी कि प्रधानमंत्री दोस्तों वहाँ पर भी कहते कि मेरी वजह से जीती। सब लोग बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री को बताने लगते कि देखो प्रधानमंत्री आए तो हम वर्ल्ड कप भी जीत गए। इस तरीके की बात थी, और प्रियंका गांधी ने जमकर मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी मैं सुन रही थी जहां पर प्रधानमंत्री भविष्यवाणी कर रहे थे कि लिख कर ले लो, गहलोत की सरकार राजस्थान में अब कभी नहीं आएगी। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं भी एक भविष्यवाणी करती हूं कि अगर मोदी जी ऐसा ही चलता रहा, आपकी सरकार ऐसे ही काम करती रही, तो आने वाले समय में देश की सारी संपत्ति अडानी और अंबानी के पास होगी और देश का किसान मजदूर ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि देश की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ और ख़ास करके ज़मीनें जो है वो अडानी के पास जा रही हैं। इसको रोकने की प्रियंका गांधी ने बात की है। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि फ़िलहाल देश की तमाम संपत्तियां अडानी और अंबानी को सौंपी जा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों देश के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। यही नहीं,
प्रियंका गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी अच्छे से जानती है कि देश की तमाम संपत्तियां कहां जा रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये मामला सिर्फ इतना सा ही नहीं है, ये मामला एक बड़ा मामला बन चुका है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल जितनी भी ये देश की संपत्तियां हैं उसको कहीं ना कहीं एक एक कर कर जो है यहाँ पर उस पर डाला जा रहा है। और अब ये बात साबित हो चुकी है कि फ़िलहाल देश की जो संपत्तियां हैं वो किसके खाते में जा रही हैं, किसको दी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर कोई जो है यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों राम गोपाल यादव बोले अखिलेश यादव बनेंगे आने वाले देश के पीएम। हम 40 सीटें जीतकर अखिलेश को बना देंगे पीएम दावेदार। दरअसल दोस्तों, इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी घेमा घेमी है। हर कोई जो है पीएम बनने का दावा ठोक रहा है। कोई कह रहा है हम पीएम बनेंगे तो कोई कह रहा है हम पीएम का दावा ठोकते। इसी को लेकर दोस्तों अब ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो है अखिलेश यादव को 40 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। राम गोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव जब 40 सीटें जीत जाएंगे तो हम जो है उन्हें देश का पीएम बनाएंगे। आपको बताता चलूँ, ये पीएम की बात इसलिए भी की जा रही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की अगर लोकसभा की 40 सीटें भी अखिलेश जीत जाते हैं तो वो पीएम दावेदार बन जाएंगे, ऐसा राम गोपाल यादव का दावा है। हालांकि दोस्तों, ये दावा इतना सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपको बताते चलें, जाहिर सी बात है कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर वो इंडिया गठबंधन की सूत्रधार है तो ये तो तय है कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है दोस्तों तो पीएम तो जो है वो कांग्रेस से ही होगा। या तो राहुल गांधी होंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। लेकिन खड़गे का इतना चांस है नहीं दोस्तों, क्योंकि वो अध्यक्ष पार्टी के। ज़्यादा चांस जो है वो राहुल गांधी का ही है, वो ही बनेंगे दोस्तों देश के अगले प्रधानमंत्री। क्योंकि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नेता है दोस्तों, उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए देश को चलाने का। मुझे पूरा यकीन है कि राहुल गांधी बीजेपी से 10 गुना अच्छा चलाएंगे दोस्तों सरकार को, क्योंकि बीजेपी ने तो सिर्फ देश में नफ़रत फैलाने का ही काम किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी दोस्तों देश की नब्ज़ पकड़ चुके हैं, कहाँ क्या चीज़ गलती हो रही है, किस तरीके से जो देश में सरकार चलाना है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी देश की जनता के नंबर 1 फेवरेट बन चुके हैं, और इसीलिए लोगों में राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री नज़र आता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, युद्ध विराम पर बोले दोस्तों हिजबुल्ला ने भी कर दिया ऐलान। हिजबुल्ला बोला अगर इजराइल हमले नहीं करेगा तो हम भी हमले नहीं करेंगे, हम भी युद्ध विराम लगाते हैं 4 दिन का। आपको बताते चले दोस्तों, 4 दिन के लिए जो है डील हुई है इजराइल और हमास में। दोनों की डील साफ़ है कि फ़िलहाल हम 4 दिन तक कोई हमले नहीं करेंगे एक दूसरे पर, और अब हम यहाँ से आपके बंधकों को भी छोड़ेंगे। हमास ने कहा है कि वो 4 दिन के अंदर उनके 50 बंधकों को छोड़ेगा, जिसमें बच्चों का नाम भी शामिल है। आपको बताते चलें, हमास ने साफ कहा है कि फ़िलहाल वो 40 लोगों को एक दिन में छोड़ेगा। मतलब इस पर जो डील हुई है वो यही है कि 50 बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा 4 दिन के अंदर। अब बंधकों की लिस्ट तो ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि बंधक बताया जा रहा है 240 है कब्ज़े में। ऐसे में ये युद्ध विराम, उन्होंने कहा कि हम अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए ये युद्ध विराम बढ़ा भी सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल ये लड़ाई शुरू हुई थी इसराइल की फ़लस्तीन के लिए। फ़लस्तीन के सपोर्ट में ही हमास ने हमला किया था इसराइल पर, और यही कारण है जो बस एक हमास ही है दोस्तों जो कि इस लड़ाई में खुल के सामने आया और फ़लस्तीनियों का समर्थन कर डाला था और उनके लिए जंग भी मोल ले ली। यही कारण है जो हमास ने ये जंग जीत ली, क्योंकि शायद उन गरीब लोगों की दुआ लग गई होगी जिन लोगों के लिए ये हमले किए गए थे। लेकिन दोस्तों, अब इस युद्ध विराम से हमास को एक बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि हिजबुल्ला ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी अटैक नहीं करेगा। जाहिर सी बात है हिजबुल्ला भी इसीलिए अटैक कर रहा है क्योंकि हमास कर रहा था, और हमास का साथ देते हुए हिजबुल्ला ने साफ कहा कि वो एक भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि युद्ध विराम लगा है तो वो भी इसका पालन करना चाहता है। वो भी चाहता है कि ये लड़ाई रुक जाए। ऐसे में दोस्तों, हिजबुल्ला की ये बात कहीं ना कहीं इजराइल के लिए राहत भरी है, क्योंकि हिजबुल्ला ने भी ये अटैक रोकने की बात कर दी है, और शायद अब तो रुक भी गए हैं। यह अटैक एक दिन से नहीं हो रहा है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चले, सुर्खियों में आ गया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने अजहरुद्दीन को घेरा, बोल दिया बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों तेलंगाना में कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को भी सीट दी है। अजहरुद्दीन को भी जो है टिकट दिया गया है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अजहरुद्दीन को जमकर लपेटा। ओवैसी ने कहा कि अजहरुद्दीन एक फेलियर पॉलिटिशियन है और वो पॉलिटिशियन में फ़ेल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट में भले ही पास हों, लेकिन वो पॉलिटिशियन में बिल्कुल फेलियर हैं। उनको पॉलिटिशियन में हार का सामना करना पड़ा है और उन्होंने कहा कि वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन कभी नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में जो राहुल बार बार मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो शिवसेना की गोद में जाकर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना आज भी कहती है कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद गिराई थी। आपको बता दें दोस्तों, राजनीति में ऐसे बयान करना, अब इन्होंने गिराई हो या नहीं गिराई हो, लेकिन हिंदुत्व के वोट बटोरने के लिए कह देते हैं वो, अरे भैया हाँ हमने ही गिराई थी। ऐसे ही तमाम लोग बीजेपी की ये दावा करते थे कि बाबरी मस्जिद गिराने में उनका हाथ है, लेकिन जिन जिन के ऊपर आरोप थे वो सबको बरी कर दिया कोर्ट ने। यही नहीं दोस्तों, इसको लेकर ही ओवैसी ने जमकर लपेटा और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। लेकिन आप समझिए दोस्तों, राहुल गांधी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ओवैसी को ये देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि ओवैसी ही वो इंसान है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बीजेपी का फ़ायदा कराते हैं। और ये बात दोस्तों झूठी भी नहीं है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी का जमकर फ़ायदा कराते हैं और उनको जमकर जो है यहाँ पर सीटों का वो भी मिलता है लाभ। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ओवैसी ख़ुद दूसरों से बोल रहा है, लेकिन ख़ुद नहीं समझ रहा कि वो बोल क्या रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। फ़िलहाल मुस्लिम देशों ने दिखा दिया जो है यहाँ पर दोस्तों आईना। तुर्की बोला अगर किसी भी हाल में इजराइल ने ये किया तो वो मुस्लिम देशों को झेल नहीं पाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, तुर्की ने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल ने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो वो अब गुस्सा झेल नहीं पाएगा हमारा। दरअसल दोस्तों माना जा रहा है कि फ़िलहाल तमाम मुस्लिम देश जो कि इज़राइल के ख़िलाफ़ थे, ख़ास करके तुर्की, अब तुर्की जो है वो फिर से गाज़ा का निर्माण करेगा। आपको बताते चले उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल गाज़ा के लोग कहीं पर भी नहीं जाएंगे, वो यहीं पर बसे रहेंगे। तुर्की ने ऐलान करते हुए कहा है कि फ़िलहाल गाज़ा के लोगों के वो साथ है। यही नहीं दोस्तों, तुर्की ने ये भी ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल गाज़ा के तमाम लोग जो है वो उसके साथ है और वो भी गाज़ा के साथ बना रहेगा। तुर्की ने कहा है कि गाज़ा के लोग कहीं नहीं जाएंगे तो गाज़ा छोड़कर, और यहाँ का हम निर्माण कराएंगे। बड़े हॉस्पिटल बनवाए जाएंगे दोस्तों तुर्की की तरफ से गाज़ा में। यही नहीं, बाकायदा जो इमारतें गिर गई हैं उन इमारतों को फिर से खड़ा किया जाएगा। तुर्की के बड़े बयान के बाद इजराइल में घमासान मचा है। इजराइल परेशान है कि आखिरकार अब क्या किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, तुर्की का ये बड़ा बयान एक तरीके से साबित करता है कि आने वाले समय में इजराइल को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और दोस्तों ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल इजराइल की नीतियों पर तुर्की कहीं ना कहीं हमलावर हो चुका है, और फ़िलहाल देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ होगा आगे। फ़िलहाल तो ये साफ़ हो चुका है कि अब इजराइल और तुर्की की जंग में मतलब जो चल रही थी उसमें कम से कम विराम तो लग ही चुका है। जो मुस्लिम देशों ने खुलेआम इजराइल को साफ बोला था, वो अब चीज़ कहीं ना कहीं सॉर्टेड होती हुई नज़र आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये युद्ध ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा। अब बात दोस्तों 4 दिन या 13 दिन की नहीं है, या फिर 23 दिन की नहीं है, बात जो है वो लोगों की सुरक्षा की है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस चीज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये लंबे समय से चला आ रहा है दोस्तों, और आप भी जानते हैं कि अगर कोई चीज़ लंबे समय से चली आए तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नासूर बन जाती है, और ये ज़ख़म भी कुछ गाज़ा के दिलों पर ऐसे ही रहेंगे। फ़िलहाल गाज़ा के लोग माने या ना माने दोस्तों, उनके साथ अत्याचार तो हुआ है और इसका ज़िम्मेदार इजराइल है। इजराइल ने वहाँ के मासूम लोगों के अस्पतालों पर हमले किए, कई मासूम लोगों की जानें चली गईं, लेकिन हमास की सुरंगों तक वो आज तक नहीं पहुँच पाया। हमास के लड़ाकों ने कहाँ कहाँ छुप कर बैठे थे दोस्तों, किन किन जगहों से हमले हो रहे थे, ये इजराइल को पता ही नहीं लगा। इजराइल पता लगा ही नहीं पाया है दोस्तों, क्योंकि आपको बताते चलें इजराइल इस जंग में फ़ेल हो चुका है। उसको ये तक नहीं पता था कि हमास उसके देश पर हमला करने वाला है। आप समझिए, अच्छे से अच्छा इंटेलिजेंट ये पता नहीं लगा पाया था कि हमास के दिमाग में क्या चल रहा है।
जब हमला हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि हमास ने नाक के नीचे से कैसे इतना बड़ा धमाके कर दिए इज़राइल पर। तो यही कारण था दोस्तों, जो इज़राइल की इंटेलिजेंस जो टीम थी वो भी इसमें फेल हो गई थी। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिले।